नमस्कार। सिविल सर्विसेज टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ योगेश गुप्ता जी हैं, जो जाने माने राजनयिक हैं। भारत के विदेश सचिव भी रह चुके हैं, कई देशों में एम्बेसडर रहे हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, भारत और मध्य पूर्व की जब हम बात करते हैं तो आपस में किस तरीके के रिश्ते हैं और कितना महत्वपूर्ण है मध्य पूर्व हमारे लिए? भाई, देखिए, मध्य पूर्व जो है वो हमारे लिए उसकी काफी इम्पोर्टेंस है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये रीजन हमारे बगल में है, नेबरहुड में है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह है, नेचुरल गैस वगैरह है, वो इन मुल्कों से आती रही है, जैसे सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है। और इसके अलावा जो है वो हमारी काफी बड़ी इंडियन कम्युनिटीज जो है इन मुल्कों में है, काफी मुल्कों में है। सऊदी अरेबिया में है, ईरान में है, कुवैत में है, कई मुल्कों में है। और उसके अलावा हमारा बहुत काफी अच्छा खासा ट्रेड है इन मुल्कों के साथ में। और हमारे काफी वर्कर्स हैं वहां पर जो रेमिटेंसेस वगैरह भेजते हैं। हमारे अभी ऑयल मंत्री ने कुछ अभी एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि $50 बिलियन की जो रेमिटेंस है वो हमारी जो इंडियन कम्युनिटी गल्फ मुल्कों में है वो भेजती है भारत को। उसके अलावा जो है वो थोड़ा सा चीन का यहाँ पर प्रभाव काफी पड़ रहा है, तो उसको भी जरा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन के हमारी जो है एक लॉन्ग टर्म एडवर्सेरियल रिलेशनशिप सी बनती जा रही है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये रीजन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि भाई वहां पर स्टेबिलिटी रहे और हमारे जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिंक्स हैं वो ठीक चलते रहें और वहां पर कोई टर्मोइल ना। ये सर, मतलब अगर ये सब काफी इम्पोर्टेंट है। सर, भारत और मध्य पूर्व की जब हम बात करते हैं तो 1971 की अगर हम बात करें सर, उसके बाद जो है बार बार संबंध कभी बदलते रहे हैं। एक एक तरफ था इराक ईरान युद्ध हुआ, उसमें बात करें, चाहे इराक की बात करते हैं जब इराक पर अमेरिकन अटैक हुआ, तो ये सारी चीजें, कुवैत संकट के समय की बात करें तो किस तरीके के संबंध रहे, अगर हम उस पर नजर डालें तो 70s के बाद जो है किस तरीके के संबंध भारत और मध्य पूर्व के देशों के बीच में रहे हैं सर? भाई देखिए, अगर आप 1970s में जाए तो पहले तो आप एक शुरू में आप जो है अरब मुल्कों की राइवलरी रही इसराइल के साथ पैलेस्टीनियन इशू के ऊपर। और उसके बाद फिर एक वो नया दौर आया कि जब वो कुछ ऑयल कंट्रीज ने जो है दे ट्राई टू यूज ऑयल एज ए पॉलिटिकल वेपन। ऑयल एम्बार्गोज वगैरह उन्होंने डिक्लेयर किए, तो उसका हमारे पर थोड़ा प्रभाव हुआ, क्योंकि भारत जो है वो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री था। उसके बाद 1979 में जो है ईरान के अंदर ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जो खुमैनी साहब आए। और उस रेवोल्यूशन के बाद जो है उसका असर काफी प्रभाव पड़ा मिडल ईस्ट में, क्योंकि जो इस्लामिक पार्टी ईरान में उभर के आई खुमैनी साहब वाली, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सारी दुनिया के सभी मुस्लिम्स को लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, खाली शिया शिया मुस्लिम्स को नहीं, तमाम मुसलमानों को जो है वो हम लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे और ईरान जो है वो तमाम मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ये बात जो है वो जो सऊदी अरेबिया के रूलिंग कम्युनिटी है, उनको ये बात थोड़ा गलत लगती है कि भाई आप जो है वो सुन्नीस जो है, जो दूसरी मेजर कम्युनिटी है, कि उनके अफेयर्स में आप क्यों दखल दे रहे हैं, कि आप अपनी कम्युनिटी की बात करिए। तो इसकी वजह से जो है वो काफी अनबन हुई। और जैसे आपने अभी जिक्र किया, थोड़ा बाहर के मुल्कों का भी इस पे इन्फ्लुएंस रहा। वो इराक वॉर का आपने जिक्र किया, वो तो हमारे ख्याल से अब दुनिया को लगता है कि दैट वॉर वाज कंप्लीटली अननेसेसरी। वो जॉर्ज बुश साहब ने जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो कहा कि साहब वो सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये सब वो सब गलत था। और उस वॉर की वजह से जो है अमेरिका ने काफी उसको उसका अमेरिका एग्जॉस्ट हो गया उस वॉर की वजह से। दैट वाज ए कंप्लीटली अननेसेसरी वॉर। लेकिन आज की तारीख में जो है मिडिल ईस्ट में वो दो तरह की चीजें उभर के आ रही हैं।
एक तो ये है कि पैलेस्टीनियन इशू थोड़ा सा जो है साइडलाइन सा हो गया है, और दूसरी बात ये है कि ईरान जो है, ईरान और सऊदी अरेबिया की जो राइवलरी है, जिसमें कि इसराइल ने भी अब ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि इसराइल को भी जो है ईरान से उतना ही खतरा है जितना सऊदी अरेबिया को लगता है। तो एक तरफ ये इसराइल और सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह हो गए हैं, और जिनको कि ट्रम्प सरकार की सपोर्ट थी, और दूसरी तरफ ये ईरान हो गया है, और ईरान को सपोर्ट थोड़ा मिल रही है टर्की से और मलेशिया वगैरह से, और थोड़ा थोड़ा चाइना भी जो है इन लोगों को सपोर्ट दे रहा है, चाइना और रशिया वगैरह। तो ये दो मतलब ग्रुप्स जो है वो उभर के आ रहे हैं। तो अब ये इस सब से जो है, जो मिडिल ईस्ट की पीस और स्टेबिलिटी है, उस पर इसका बहुत एडवर्स असर पड़ेगा। तो ये मतलब ना तो रीजन के हित में है, ना ये हमारे भारत के हित में है। तो ये जिसे कहते हैं कि एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स है। तो इनको हमें थोड़ा सा इन पे ध्यान देना पड़ेगा कि, और जो नई अमेरिका की सरकार आ रही है बाइडेन साहब की, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई इसके बारे में क्या किया जाए। योगेश जी, अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो यूएई और इजराइल आपस में एक तरीके से राजनयिक संबंध भी स्थापित हुए हैं, साथ ही साथ एक नई हम कह सकते हैं पहल की गई, और इसका बड़ी सुगबुगाहट रही है कि किस तरीके से इजराइल की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है और इसका दूरगामी परिणाम क्या होंगे? अगर हम दूर की बात करें, अगर निकट भविष्य में या उससे 10 साल 20 साल के बाद की बात करें, तो किस तरीके के असर जाने शुरू होंगे इससे? भाई देखिए, दो तीन ट्रेंड्स जो है वहां पर, उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक तो सबसे बड़ा पहला ट्रेंड तो ये है कि, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि ईरान से जो है इन मुल्कों को बहुत डर लग रहा है। ईरान से इनको ये डर इसलिए लग रहा है कि भाई ईरान ने अगर अपनी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी डेवलप कर दी, तो फिर ईरान को जो है रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इन लोगों का कहना ये है कि भाई कई मुल्क है, जैसे इराक है, सीरिया है, लेबनान है, यमन है, यहाँ पर ईरान जो है वो अपनी प्रॉक्सी नेटवर्क, जैसे हिजबुल्लाह वगैरह का नाम आपने सुना होगा, इस तरह के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को यूज करके अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रहा है। तो अब सऊदी अरेबिया जो है वो शुरू से ही बाहर के मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंट रहा है सिक्योरिटी सपोर्ट के लिए। पहले अमेरिका था, थोड़ा बीच में पाकिस्तान भी आया। अब जो है वो ये लग रहा है कि भाई अमेरिका मिडिल ईस्ट से थोड़ा सा अपना फुटप्रिंट कम करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जो है ज्यादा ध्यान ईस्ट एशिया, जहां चाइना वगैरह है, उसके ऊपर देना चाह रहा है। तो अब अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में से निकल रहा है, कम अपना कर रहा है इन्फ्लुएंस, तो फिर ये इन मुल्कों को लगता है कि भाई अमेरिका के निकल जाने के बाद इसराइल एक इस पोजीशन में है कि जो इन लोगों की मदद कर सकता है। और क्योंकि इसराइल के भी अपने संबंध ईरान के साथ काफी स्ट्रेट है, इसराइल को भी वही डर लगता है कि भाई अगर इसने ईरान में न्यूक्लियर कैप कर ली, तो फिर से रीजन का जो एक बैलेंस है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, वो बिगड़ सकता है। फिर और मुल्कों को भी जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। उसके अलावा ऑयल की जो है थोड़ा इंपॉर्टेंस कुछ रिलेटिवली कम हो रही है। अब दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रही है कि भाई विंड से, सोलर से और सोर्सेस से जो है वो एनर्जी डेवलप की जाए। तो आज से 20-25 साल के बाद में जो है ऑयल की इंपॉर्टेंस रिलेटिवली कम हो जाएगी। और काफी मुल्क जो है वो अब ये कह रहे हैं कि भाई 2050 तक जो है दुनिया को एक कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इस सब में भी जो है ये जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाती है। सो वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यूज। तो वो जो नॉन ऑयल सेक्टर है, उसको डेवलप करने के बारे में बात कर रहे हैं, और उस सब को डेवलप करने में भी इसराइल का एक बहुत अहम रोल है। इसराइल डेवलप्ड कंट्री है, इसराइल के पास बहुत कई टेक्नोलॉजीज में इसराइल एडवांस्ड है, और इसराइल से उनको बहुत मदद मिल सकती है। तो इन सब ट्रेंड्स की वजह से जो है थोड़ा ये सब इश्यूज थोड़ा उभर के ऊपर आ रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल इश्यूज थे जैसे पैलेस्टाइन वगैरह के,
वो थोड़ा बैकग्राउंड में चले गए हैं। और हमें भी जो है अब थोड़ा-सा मैंने कहा कि भई ये सब इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये रीजन हमारे बगल में है, हमारे वहाँ इंटरेस्ट है, अबाइडिंग इंटरेस्ट है। तो ये सब देखते हुए जो है हमारे लिए इन सब डेवलपमेंट्स को स्टडी करना और अपने आप को उसके हिसाब से इनिशिएटिव्स लेना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। सर अगर हम बात करें कि जो भारत और मिडिल ईस्ट खास तौर पर हम बात करते हैं जैसे तुर्की का हाल फिलहाल में जिस तरीके का रोल दिखा, कहीं न कहीं वो उस डायरेक्शन में जाना चाहता है जहाँ पर खलीफा जो है पूरे इलाके को रूल करते थे। तो वो तुर्की का क्या इफ़ेक्ट जा रहा है मध्य पूर्व में? जिस तरीके अज़रबैजान में देखा गया या जो जंग हुई उसमें जो है पाकिस्तान भी तुर्की के साथ खड़ा हुआ, तमाम इस्लामिक देश एक साथ आ गए। तो आने वाले दिनों में इस तरीके की स्थिति क्या दोबारा पैदा हो सकती है? भारत को किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए इन सारी चीज़ों को? तुर्की जैसे आपने भी कहा कि वो जो ऑटोमन एम्पायर के टाइम में और उसका इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया वगैरह में और कई मुल्क में, तो आज भी जो है वो उनको उसी ज़माने की बातें याद है, उसी ज़माने के वो बातें सोच रहे हैं। लेकिन आज का जो टर्की है वो उस ज़माने की टर्की से बहुत अलग है। उस ज़माने की टर्की की काफ़ी स्ट्रेंथ थी और उस वक़्त और मुल्कों की रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है कमज़ोर थी। आज के टाइम में टर्की से ज़्यादा और मुल्कों की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, जैसे इज़राइल है, सऊदी अरेबिया है या यूएई है। तो ये मुल्क जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो इसलिए टर्की को थोड़ा-सा एक रियलिस्टिक रोल मतलब लेना पड़ेगा। वो उस तरह का रोल नहीं ले सकते जो कि एक 1920s की बात थी या उससे पहले की बात थी। वो टाइम्स बदल गए हैं। अब जो है आज का टर्की जो है वो थोड़ा-सा अपने आप को वो इधर ईरान वगैरह के साथ थोड़ा-सा मिलकर वो सऊदी अरेबिया वगैरह, इज़राइल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है मैंने जैसे कहा कि ये बड़े अनफॉर्चुनेट ट्रेंड्स हैं, क्योंकि ये जो दोनों की जो राइवलरी है और जो बढ़ती जा रही है, इसमें फिर बाहर की शक्तियाँ भी बीच में आ रही हैं, जैसे चाइना है, रशिया है। तो ये इसका एक काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है, पूरे रीजन का असर हमारे ऊपर भी होगा। तो इसके को ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि भई हम हमारी जो विदेश नीति है, वो टाइम से जो है अपने आप को चेंज करे और इन सब मीट करने के लिए कैपेबल हो। सर जब आतंकवाद की बात होती है तो खास तौर पर जैसे कि आपने बात की हिजबुल्लाह की बात की, इसी तरीके के और भी आतंकी संगठन हैं जो कहीं फिलिस्तीन के इशू पर एक साथ आ जाते हैं या दूसरी चीजों पर एक साथ खड़े होते हैं। तो जो आतंकवादी समूह हैं या संगठन हैं, उनका कितना असर अभी बाकी है मध्य पूर्व के देशों में? और आगे क्या दिख रहा है, किस तरीके से उनका रोल इवॉल्व करेगा? भाई देखिए, आतंकी ग्रुप्स जो हैं जैसे अल-कायदा वगैरह है या इस्लामिक स्टेट वगैरह है, अब इनकी जो शक्ति पहले थी, वो शक्ति अब काफ़ी कमज़ोर हो गई है, क्योंकि काफ़ी जो है वो इनके खिलाफ इन शक्तियों के खिलाफ लड़ाइयाँ हुई है सीरिया वगैरह में, इराक वगैरह में। और जो बाकी नॉन वायलेंट ग्रुप्स भी हैं जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह है, इनकी भी जो इम्पोर्टेंस है वो रिलेटिवली कम हो गई है। क्योंकि जो मोनार्कीज़ हैं, ऑयल मोनार्कीज़ हैं मिडल ईस्ट में, उनको इन सब शक्तियों से बहुत घबराहट है, बहुत खतरा है। क्योंकि पहले तो ये शक्तियों का डायरेक्शन जो है वो एम्फेसिस बाहर के मुल्कों की तरफ ज़्यादा था। अब इनको इन इन ग्रुप्स का जो फोकस है वो मिडल ईस्ट में इन मुल्कों की तरफ भी काफ़ी बढ़ गया है और इससे उनको चिंता है, क्योंकि ये जो सब कंट्रीज़ हैं वो मोनार्कीज़ है, वहाँ पे कोई अ, पॉपुलर पार्टिसिपेशन तो है नहीं, तो उनको बड़ा डर रहता है कि भई इन सब की वजह से जो है वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा ना पैदा हो जाए। तो अभी तो ये शक्तियाँ काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई हैं। अभी भी मतलब ये वहाँ पे हैं और इन शक्तियों का क्या है कि ये these groups have a remarkable ability to survive and adapt.
तो ये मतलब इनको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। तो अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अमेरिका को ये लगता है कि भाई अब ये शक्तियां कमजोर हो गई हैं तो वो अपने ट्रूप्स वहां से निकाल सकता है। तो अब ये भी एक नया इशू तब सामने आ रहा है। तो अब सवाल है कि इन शक्तियों का मुकाबला कौन करेगा। चीन जो है, चीन का रुख ये है कि भाई हमारा तो मतलब सिर्फ ट्रेड इंटरेस्ट से है या इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से है। चीन जो है वो एक जिसे कहते हैं कि एक पॉलिटिकल रोल वो नहीं प्ले करना चाहता, ना ही रूस उस तरह का रोल प्ले करना चाह रहा है कि इन शक्तियों के खिलाफ जो है, ठीक है थोड़ा बहुत सीरिया वगैरह में उसने किया, लेकिन जो एक वाइडर लेवल है उसके उसमें वो नहीं शायद अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि आज की तारीख में रूस खुद अपने आप काफी कमजोर हो गया है। तो ये शक्तियां जो है, टेरर ग्रुप्स वगैरह जो है, और मुल्कों की तरफ थोड़ा जा रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान है या अफ्रीका वगैरह के मुल्क है, अफ्रीका वगैरह में जैसे नाइजीरिया वगैरह है, सूडान वगैरह है, वो जो एरिया है उस तरफ ये ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वहां जाके ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो मिडल ईस्ट में इनका दबाव कम हो गया है और मुल्कों में ये जा रहे हैं, लेकिन अब दोबारा ये आ सकते हैं, तो इनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। योगेश जी, भारत के संबंधों की अगर हम बात करें तो चाहे ईरान हो या सऊदी अरब हो, कतार हो या और भी जो देश हैं, यूएई की बात करते हैं, तो इसमें जो भारत की इज्जत है वो अलग तरीके की इज्जत है, अलग तरीके की रेस्पेक्ट है। तो भविष्य में किस तरीके के संबंध आप देखते हैं? भारत के संबंध कैसे हो रहेंगे मध्य पूर्व के देशों के साथ? देखिए, हमारे रिश्ते जो है वो सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत वगैरह के साथ तो भाई बहुत मजबूत हुए हैं पिछले कुछ, और मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सऊदी अरेबिया जो है वो $100 बिलियन के करीब इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ पे वो अपनी रिफाइनरी बनाए। सऊदी अरेबिया जो है ये टारगेट कर रहा है कि भाई इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ द क्रूड ऑयल इन द नियर फ्यूचर, और उसमें उसका मार्केट शेयर जो है वो काफी रहे। और इसी तरह से वो सोचता है कि भाई जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉन ऑयल सेक्टर में वो करना चाहता है, उसमें इंडिया का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो वो भी उसको एनकरेज कर रहा है। यूएई की तरफ आप देखिए तो यूएई जो है आज हमारे साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स करना चाहता है। एक जाकूम करके ऑफशोर फील्ड है, ऑयल फील्ड है, उसमें उसने हमारी कंपनियों को 10% हिस्सेदारी दी है कि ऑयल निकालने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आपको मालूम है कि ऑयल की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और आसानी से वहां पर विदेशी कंपनियों, खासतौर से नॉन वेस्टर्न कंपनियों को इस तरह की इजाजत पहले नहीं मिली है। तो अब उन्होंने हमारी कंपनी को इजाजत दी है। उसके अलावा भाई वहां पर हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ट्रेड है, हमारा रेमिटेंसेस वहां से आ रही है। और उसके अलावा वो एरिया नेबरहुड में है हमारे, और वहां पे जो भी कुछ होता है उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और खासतौर से ये जो नई राइवलरी दोनों ग्रुप्स के बीच में हो रही है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है, इसराइल है, यूएई है, दूसरी तरफ ईरान है, टर्की है, मलेशिया है, पाकिस्तान भी उनके साथ जुड़ गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे आपसे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और जो और स्ट्रेंथन हो रहे हैं, ईरान की तरफ हमें थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। अब ट्रंप सरकार ने जो है ईरान के ऊपर काफी सैंक्शंस वगैरह लगाई थी, उसकी वजह से जो है वो हमें अपने इंपोर्ट्स ईरान से कम करने पड़े थे। अब मुझे उम्मीद है कि ये नई जो अमेरिका में सरकार आ रही है, बाइडेन सरकार, ये जो है वो इसका रुख थोड़ा ईरान की तरफ थोड़ा नरम होगा, और उसमें हमें भी संभावना मिलेगी कि भी हम भी अपने रिश्ते और थोड़ा मजबूत करें ईरान के साथ। हमारा तो देखिए यही इंटरेस्ट है कि हम इन सब मुल्कों के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखें। हम इन लोगों की जो अंदर की राइवलरीज है उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें हम वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ देयर इंटरनल राइवलरीज। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि हमारे रिश्ते ईरान के साथ भी जो है और थोड़ा बेहतर हो। सर, अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मध्य पूर्व का एक खास रोल नजर आता है उसमें। तो अफगानिस्तान को लेकर भारत की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि कोशिश चल रही है अमेरिका की, वो वहां से अपनी ट्रूप्स को हटाना चाहता है, तमाम चीजें चल रही हैं। तो उसको लेकर क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान में किस तरीके की भूमिका आप देखते हैं भारत की?
भाई देखिए, अफगानिस्तान जो है हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर है, और अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एक बहुत मिस्चीवियस रोल काफी टाइम से रहा है। और पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे वो तालिबान वगैरह को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान की जो आइडियोलॉजी है वो इस तरह की आइडियोलॉजी है कि उसमें वो इस्लामिक एमिरेट वगैरह एस्टेब्लिश करना चाहता है, कि भी जिसमें विमेन को कोई आज़ादी नहीं मिलेगी, जिसपे वो 7th 8th सेंचुरी टाइप का कुछ पॉलिटिकल सेटअप होगा, और जो लोग नहीं मानेंगे उनको वायलेंस को यूज करके उनको जबरदस्ती उनसे बात बनवाई जाएगी और उनको मार दिया जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि जो पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में तरक्की हुई है अमेरिका के आने से और विदेशी मुल्कों के आने से, हमारे आने से, इंडिया ने काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है कि भाई वो प्रोग्रेस जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। जो राइट्स विमेन वगैरह को मिले हैं, जो और कम्युनिटीज को मिले हैं, खासतौर से नॉन पश्तून जो कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हुआ है, वो सब चलना चाहिए। जबकि तालिबान और पाकिस्तान वगैरह जो है उनका एक पश्तून सेंट्रिक अप्रोच है। तो अब अमेरिका निकलना चाह रहा है वहां से, वो ठीक है, उनका अपना एक अलग व्यू पॉइंट है। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी एक रेमिनेंट, एक रिमेनिंग प्रेजेंस रखेंगे वहां पे। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो भी प्रोग्रेस वहां तक हुई है वो बरकरार रहे, और एक ब्रॉड बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वहां पर आए, जो कि अफगान लोग चुने, ना कि पाकिस्तान की चुनी हुई हो। और वो गवर्नमेंट जो है एक शासन करे। अब देखना पड़ेगा कि भाई अब किस तरह से जो है वो हालात वहां के बदलते हैं। अब रूस का भी उस पर अपना इंटरेस्ट हो गया है, ईरान क्या जो है अलग इंटरेस्ट है वहां पे शियाज वगैरह की वजह से। रूस के जो है उसको चिंता है कि भाई वहां पर टेरर ग्रुप्स जो है उसके नेबरहुड में ना आ जाए। हमें भी चिंता है कि अफगानिस्तान शुड नॉट बिकम ए हेवन फॉर टेरर ग्रुप्स अगेन। तो भाई ये सब इस पर नजर रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने इंटरेस्ट जो है डिफेंड करें। योगेश जी, अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड की वजह से मिडिल ईस्ट में किस तरीके की चीजें आई हैं, और साथ ही साथ चीन की एक महत्वपूर्ण भूमिका, दखलंदाजी जगह जगह नजर आ रही है। तो कोविड और कोविड के उपरांत जो है चीन का किस तरीके का प्रभाव देखते हैं? क्या इससे भारत के जो हित हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं? भाई जहां तक कोविड का मसला है, तो कोविड तो इन मुल्कों में भी फैला है, हालांकि शायद रिलेटिवली कम फैला है बजाय जितना कि और कुछ मुल्कों में फैला है। वो इसलिए कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटीज वगैरह कम है, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। हेल्थ फैसिलिटीज भी शायद रिलेटिवली बेटर है। चाइना का जो रोल है इसके बारे में थोड़ा सा एक हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि चाइना जो है वो जब भी उसे जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है, खासतौर से स्ट्रेटेजिक मुल्कों में जैसे ईरान है, तो वहां पे वो फौरन उसको यूज करने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है आज की तारीख में। तो चाइना ने ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक नई डील लेके आया है कि जिसपे 25 सालों में ईरान में वो $400 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। और ये पैसा जो है वो चाइना ईरान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान की ऑयल कैपेबिलिटी है, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, पोर्ट्स हैं, इस सब में वो इन्वेस्ट करेगा। और इसके अलावा दो जो महत्वपूर्ण बात है कि एक नया बेस जो है, नेवल बेस, वो गल्फ के थोड़ा सा हटकर, गल्फ के माउथ से थोड़ा वेस्ट पे जस्क जस्क नाम की जगह है, वहां पर वो जस्ट में अपना एक नेवल बेस बनाना चाहता है। और चाबहार में ऐसा सुनने में आया है कि वो एक ईव्स ड्रॉपिंग सेंटर बनाना चाहता है, कि जिससे कि वो 3,000 माइल्स के रेडियस में जो है, जो भी कुछ और मुल्कों की जैसे नेवीज है या अमेरिका का एयरबेस है, जो भी मतलब ये सब हो रहा है उस पर इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सके, उसको सुन सके उन बातों को। तो ये सब डेवलपमेंट्स थोड़ा सा दे आर ट्रबलसम। और अब जो नई बाइडेन सरकार आ रही है, इसको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ईरान इतना आइसोलेट ना हो कि बिल्कुल ही चीन और रूस की जो है वो जेब में चला जाए। और क्योंकि ये सब जो नेवल बेस है या जो ये रीजनल ईव्स ड्रॉपिंग फैसिलिटी चाबहार में बात हो रही है,
इस सब का इम्पैक्ट हम सब पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के तो काफी बेसिस है वहाँ मिडिल ईस्ट में, कतार में है, कुवैत में है, और जगह है, सऊदी अरेबिया में है, कई जगह है। और उस 3000 किलोमीटर माइल्स में तो हम भी आ जाते हैं, इंडिया भी आ जाता है। तो इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि ये जो नया एग्रीमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब इन एस्पेक्ट्स का कैसे एडवर्स इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा और उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं, ये थोड़ा हमें ध्यान देने की बात है। और ये भी जरूर है कि भाई ईरान को थोड़ा सा और ऑप्शंस भी दिए जाए, कि बिल्कुल ईरान को एक तरफ धकेल ना दिया जाए कि वो चीन के ऊपर ही जो है बिल्कुल निर्भर हो जाए। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। योगेश जी, सिविल सर्विसेज टीवी के साथ बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। आपने जो तमाम जानकारी दी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हमारे रिश्ते भी हैं, संबंध भी हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर काम भी करते हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट की बात जब भी हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, खासतौर पर तेल की जब बात करते हैं तो हमारी डिपेंडेंस काफी है और अच्छे संबंध रखना हमारे लिए काफी जरूरी है। और पुराने संबंध है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिनों के संबंध है, सदियों के संबंध है जिनको हमें और ज्यादा मजबूत करना है। तो देखते रहिए सिविल सर्विसेज टीवी, फिर मिलेंगे दोबारा। To have more such discussion and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon. And if you like the video, please do not forget to hit the like button so that we get inspired to give more such discussions in the coming future.